खास करके उत्तर प्रदेश में नकारात्मक कार्य ज्यादा हुए हैं। मानव मानव में भेद नहीं होना चाहिए, यह हमारे महापुरुषों का एक संकल्प था। के ऊपर एक आरोप लगता है कि वो पार्टियां बदलते रहते हैं। तो आप नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव अड्डा पॉडकास्ट में। हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि राजनीति से आगे बढ़कर जनता के मुद्दों पर बात किया जाए। आज हमारे साथ मौजूद हैं अपनी जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव एवं मंडल प्रभारी वाराणसी श्री राम लखन मौर्य जी। सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गांव अड्डा पॉडकास्ट। धन्यवाद। तो सर, हम शुरू करते हैं। जैसे आप 20-25 सालों से राजनीति में हैं, तो आप थोड़ा राजनीति का मतलब समझाइए कि राजनीति का क्या मतलब है, और जैसे कोई हमारा युवा राजनीति में आना चाहता है तो उनको क्या सीखना चाहिए। देखिए, मैं राजनीति में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी जनता पार्टी के वैचारिक आंदोलन से जुड़ा हूं। उनके विचारों से सहमत होकर माननीय स्वामी प्रसाद जी के साथ काफी दिनों से जुड़ा हूं। लेकिन मैं किसी पार्टी में तब तक अधिकृत रूप से नहीं जुड़ा जब तक मुझे वैचारिक कोई ग्राउंड नहीं मिला। आज के परिवेश में किसी भी राजनीतिक पार्टी का जब तक सामाजिक उत्थान का मूवमेंट का उसका मकसद ना हो, तो राजनीति करना केवल एक अपना विकास करना, अपने परिवार का विकास करना तक सीमित हो जाता है, जिससे समाज के दबे कुचले, पिछड़े, दलित, आदिवासी, बेरोजगार, मजदूर, किसान, इन सब की जो आवश्यकताएं हैं, जो इन सब के मुद्दे हैं, इसको कोई न उठाता है, न उनकी कोई मांग पूरी करता है। वो केवल उनको गुमराह करके उनको एक प्रकार से उलझाए रखा जाता है कि राजनीति के दौर में उनको उलझाए रखो, इस बार हम नहीं कर पाए, अगली बार करेंगे। और ऐसे में देखते हुए लगभग सन 2000 से माननीय स्वामी प्रसाद जी से जुड़ने के कारण मैं अनुभव करता हूं कि जितनी भी पार्टियां देश की आजादी के बाद बनी, वह किसानों, बेरोजगारों, खेतिहर मजदूरों, यानी जो भी समस्याएं आज देश के बहुसंख्यक 90% आबादी की है, उसके प्रति वो लोग ईमानदारी से काम नहीं किए। ईमानदारी से काम ना करने का मतलब होता है कि उनकी समस्याएं जस की तस आज भी कायम है। मतलब पहले की राजनीति के बारे में बताया, और अभी प्रेजेंट टाइम की राजनीति के बारे में मैं समझना चाहता हूँ कि सर, जैसे आपने बताया कि आप सन 2000 से माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जानते हैं या उनसे प्रभावित हुए, तो उनकी कौन सी बात आपको प्रभावित कर रही है। और एक चीज और है कि सर, उनके ऊपर एक आरोप लगता है कि वो पार्टियां बदलते रहते हैं। तो आप इन सब चीजों को कैसे देखते हैं। देखिए, जब नेता का अपना एक उद्देश्य है कि मैं राजनीति कर रहा हूं जनता के हित के लिए, किसानों, बेरोजगारों, मजदूरों, इनकी भलाई के लिए, यदि वह उनकी भलाई के अनुकूल कार्य नहीं हो पाता है, तो जिस आशा अपेक्षा के साथ राजनीतिक पार्टी में वो गए, वह उनके अनुकूल नहीं हुआ, उस पार्टी को उन्होंने तत्काल छोड़ दिया। यदि वो चाहते तो अपने आप को बनाए रखते, जैसे आज तमाम तथाकथित नेता लोग हैं कि उनका तो भला हो रहा है, उनके रिश्तेदारों का भी हो रहा है, लेकिन जो समाज उनसे जुड़ा है, जो देश के लोग उनसे जुड़े हैं, वो उपेक्षित हो जाते हैं, वो उससे वंचित हो जाते हैं। इसलिए स्वामी प्रसाद उन नेताओं से अलग हैं। जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे नेता हैं कि अपनी भलाई के लिए वो राजनीति में गए हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद एक इकलौते नेता हैं जो समाज की, देश की भलाई के लिए राजनीति करते हैं। तो सर, जैसे उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई है, अपनी जनता पार्टी, तो एक नई पार्टी खड़ा करना यह बहुत बड़ी बात होती है। सभी पार्टियों का उद्देश्य होता है, विजन होता है। तो अपनी जनता पार्टी का क्या उद्देश्य है, क्या विजन है। अपनी जनता पार्टी का विजन है, जो समाज की समस्याएं हैं, किसान, मजदूर, बेरोजगार, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, इनकी जो समस्याएं हैं, इनके साथ अन्याय, अत्याचार होना, भेदभाव होना, इनके हक अधिकार को छीना जाना, इनको हक अधिकार दिलाना,
बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को सफल बनाना। बहुजन महापुरुषों का आंदोलन क्या था? जब हमारे समाज में, हमारे देश में विषमतावादी व्यवस्था कायम थी, जैसे आज भी है, एक एससी कास्ट का, चाहे वो वयस्क हो चाहे वो बच्चा हो, यदि कोई सार्वजनिक क्षेत्र पे किसी पेयजल के घड़े को छू लेता है तो उसकी पिटाई कर हत्या कर दी जाती है। ये विषमतावादी व्यवस्था है। मानव मानव में भेद नहीं होना चाहिए। यह हमारे महापुरुषों का एक संकल्प था कि मानव मानव एक समान, सबके अंदर एकता होनी चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए। इसी सब के लुप्त होने के कारण माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपनी जनता पार्टी का गठन किया और अपनी जनता पार्टी का संकल्प है कि जो बाबा साहब का सपना था, लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था स्थापित करना, लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब भारतीय इतिहास का अध्ययन किया तो उनको भी प्रतीत हुआ कि हमारे देश में प्राचीन काल के शासन काल से और वर्तमान व्यवस्था में बहुत भिन्नता है। तो उसके अंतर्गत उन्होंने अपने आप को सजेस्ट करते हुए 1935 में घोषणा की थी कि मेरा जन्म तो हिंदू परिवार में हुआ, हिंदू समाज में हुआ, चूंकि यह ऐसी व्यवस्था है कि जो इंसान को इंसान ना मानकर पशुओं से भी बदतर जिंदगी जीना पड़ता है। पशु तो इंसान से बदतर जी लेता है, बेहतर जीता है, लेकिन हम लोग दलित परिवार में जन्म लिए, इसलिए हमारा जो है जीवन नरकीय है। मैं ऐसी नरकीय व्यवस्था में मरूंगा नहीं। तब मान्य आदरणीय बाबा साहब का जो सपना था, उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को पूरा किया नागपुर की पावन भूमि पर। उस दिन उन्होंने बुद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण किया था। जिस दिन सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध जीतने के बाद, कलिंग विजय प्राप्त करने के बाद, क्वार विजय दशमी के दिन धम्म दीक्षा ग्रहण किया था, और उसी दिन को बाबा साहब ने भी चुना। और बाबा साहब का संकल्प था कि सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना, सपना सम्राट अशोक का शासन स्थापित करना, लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था स्थापित करना। तो माननीय स्वामी प्रसाद का संकल्प है कि बाबा साहब के सपनों को सम्राट अशोक की सरकार बनाना। यही सपना हमारे मान्यवर कांसीराम का था। मान्यवर कांसीराम का भी सपना था कि सम्राट अशोक का भारत बनाना, सम्राट अशोक सरकार बनाना। यही सपना लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था का है। तो लोक कल्याणकारी राज्य शासन व्यवस्था को स्थापित करना माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी जनता पार्टी का संकल्प है। और इसी संकल्प के साथ हम लोग माननीय स्वामी प्रसाद जी के साथ काम कर रहे हैं कि जिससे सम्राट अशोक काल का शासन आएगा, सम्राट अशोक राज्य सरकार बनेगी। तो उस समय लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे, इसलिए कि सभी को मानव जीवन जीने की जो आवश्यकताएं होती है, सम्राट अशोक ने सबको पूरा किया था। ना किसी में भेदभाव था, ना किसी में जातिवाद था, ना किसी में ऊंच नीच की कोई भावना थी। सम्राट अशोक ने तो अपने जीवन काल में जो पालन करके दिखा दिया, आज वही हम लोग उसका अपने जीवन में यदि पालन करें, वह शासन व्यवस्था ला लें, तो हमारे देश में किसी के साथ कोई समस्या नहीं रह जाएगी। बिल्कुल। तो सर, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबका अपना अलग अलग राय है कि ये समस्या है, वो समस्या है। आपकी नज़र में आप कैसे देखते हैं? आपकी नज़र में क्या समस्या है, या आप अपनी पार्टी, अपनी जनता पार्टी जो है, उनकी नज़र में क्या समस्या है अभी उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। उत्तर प्रदेश में किसान अपनी मेहनत से बोई गई फसल को बड़े लगन और विश्वास के साथ बोता है, लगाता है, लेकिन छुट्टा आवारा पशुओं के माध्यम से उनकी फसलें चर ली जाती है, चट हो जाती है, उनकी गाढ़ी कमाई खतरे में पड़ जाती है। वो आज अपना घर नहीं बनवा पा रहा है, लेकिन अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए भारी पैसे लगा रहा है, जिससे किसानों की समस्या हो गई, बेरोजगारों की समस्या है। आज युवा हमारा शिक्षा प्राप्त करके सड़कों पे घूम रहा है, उसके लिए कोई रोजगार नहीं लगाए गए, कोई कल कारखाने नहीं लगाए गए। यहाँ तक कि हमारे देश में पहले से स्थापित कल कारखानों को भी भारत सरकार मोदी जी ने बेच दिया। आज हमारे देश का युवा बेरोजगार बन के घूम रहा है। कोई नौकरी वांट भी निकलती है
तो उसके पर्चे लीक हो जाते हैं। तो इससे हमारे देश की, हमारे उत्तर प्रदेश की खास करके बहुत बड़ी समस्या है। आज किसान उत्पादन भी करता है, चाहे वो गेहूं हो, धान हो, आलू है, जो भी फसलें उत्पादन करता है, उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। अपनी जनता पार्टी का संकल्प है कि हम अपने किसानों की उपज का उनकी लागत के अनुपात से उनके लाभप्रद की ओर हम ले चलेंगे, उनको लाभान्वित करने का मूल्य निर्धारित करेंगे, जिससे किसान खुशहाल होगा। हम अपने बेरोजगार युवाओं के लिए, उनके लिए कल कारखाने स्थापित करेंगे। जो हमारे देश में संविदा में, हमारे उत्तर प्रदेश में संविदा की नौकरियां चल रही हैं, चंद पैसों पे उनके जीविकोपार्जन का खतरा मंडरा रहा है, उन संविदा की नौकरियों को हम सरकारी घोषित करके उनको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधिक वेतन देकर उनके जीवन को खुशहाल करेंगे। यह जनता पार्टी का जो है अपना संकल्प है, अपनी जनता पार्टी का संकल्प है। हमारे देश की युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। युवा को उचित शिक्षा नहीं दी जा रही है, उसे बेरोजगार रहने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो जैसे वैज्ञानिक शिक्षा दी जानी चाहिए, हमारे उत्तर प्रदेश से या पूरे देश से वैज्ञानिक चिंतन का खात्मा किया जा रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय स्वामी प्रसाद जी ने रूढ़िवाद पर प्रश्न किया कि हमारे देश में किसानों की, मजदूरों की गाढ़ी कमाई का पैसा मंदिरों में लगता है और उस मंदिर के चढ़ावे को डकैती के माध्यम से, चोरी के माध्यम से, लूट के माध्यम से कुछ तथाकथित लोग उसे लूट रहे हैं। यदि वही पैसा विद्यालय में लगाया जाए, वही पैसा अस्पताल में लगाया जाए, तो उससे जन कल्याणकारी कार्य होगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, शिक्षण संस्थाएं भी बनेंगी, चिकित्सालय भी बनेंगे। यह हमारी जनता पार्टी का संकल्प है। तो सर, जैसे आप बहुत दिनों से राजनीति में हैं, तो मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूंगा कि जैसे आप पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में सबसे सकारात्मक या नकारात्मक बदलाव आप क्या देख रहे हैं? देखिए, 10 सालों में खास करके उत्तर प्रदेश में नकारात्मक कार्य ज्यादा हुए हैं। यदि देखा जाए तो मैं 2018 का अनुभव करता हूं कि जिस अस्पतालों में 80 लाख रुपए के ऑक्सीजन के पैसे नहीं दिए गए, वह है गोरखपुर मेडिकल कॉलेज। 80 लाख ऑक्सीजन के पैसे ना पाने से वहां ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हुई, जिसके कारण वहां ऑक्सीजन के अभाव में लगभग 200 से अधिक बच्चे 2 घंटे के मर गए। 2 घंटे में उनके जीवन समाप्त हो गए। और उसी के 6 महीने बाद यही उत्तर प्रदेश सरकार 42,000 करोड़ रुपए लगभग इलाहाबाद प्रयागराज में खर्च कर दिया कुंभ के नाम पे। तो हमें यह समझना चाहिए, हमारे देश के, हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को यह समझना चाहिए कि अगर हमें जिंदगी बचाना है, अच्छी शिक्षा ग्रहण करना है, तो हमको विद्यालय चाहिए, चिकित्सालय चाहिए। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को सोचना है कि हमारे लिए विद्यालय जरूरी है कि मंदिर जरूरी है, हमें कुंभ जरूरी है कि हमारे लिए अस्पताल जरूरी है। यदि हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो हमारा उत्थान कभी नहीं होगा। इसीलिए माननीय स्वामी प्रसाद जी का कहना है कि रूढ़िवाद, अंधविश्वास हमारे देश के लिए ये खतरनाक है, ये एक प्रकार से एक जहर है और इस जहर को समाज से दूर करना पड़ेगा। और हमारा भारतीय संविधान का मूल कर्तव्य में 8वां आर्टिकल भी कहता है कि वैज्ञानिक विचारों का पालन करना और उसका विकास करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पालन हम सभी भारतीयों को करना चाहिए। जिसमें कहीं भी रूढ़िवाद, अंधविश्वास, छल कपट है, उसका हमें प्रतिरोध करना चाहिए, उसका हमें बहिष्कार करना चाहिए। यही माननीय स्वामी प्रसाद जी जब समाज में कहते हैं तो बहुत सारे परजीवी जो समाज के अंदर चंदे के नाम पर, दान दक्षिणा के नाम पर अपना जीवन जी रहे हैं, वो इस तरह से बिलबिलाते हैं जैसे मधुमक्खी के छत्ते में कोई ईंट फेंक दे तो सारी मधुमक्खियां भनभनाने लगे। तो ऐसे ये जो परजीवी लोग हैं, जो गरीबों का खून चूस रहे हैं दान दक्षिणा के नाम पर, जो उनको मानसिक गुलाम बना के अंधविश्वास के जो है गड्ढे में डालकर उनका शोषण कर रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के आसाराम जैसे लोग इज्जत लूट रहे हैं, फिर भी ये संत कहलाते हैं, महात्मा कहलाते हैं। तो आज ऐसी व्यवस्थाओं का यदि कोई विरोध कर रहा है तो पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में
माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, जो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, सफल बनाने के लिए, सम्राट अशोक सरकार बनाने के लिए संकल्प लेके समाज के बीच में दौड़ रहे हैं। और हमारे समाज के लोगों की भी, जो एससी, एसटी, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, इनके लोगों की भी जिम्मेदारी है कि ये अपनी जिम्मेदारी का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें, पालन करें और माननीय स्वामी प्रसाद जी के नेतृत्व को सफल बनाएं। उनके आने वाले जो समय में, आने वाले 2027 में, जो बाबा साहब का सपना था 14 अक्टूबर 1956 में कि हम सम्राट अशोक सरकार बना के देशवासियों का भला करेंगे, वही सपना मानवर कांशीराम ने आगे बढ़ाया। और कांशीराम के बाद उनका मूवमेंट विराम पड़ गया और उनके जो मूवमेंट थे, उनके जो आंदोलन थे, उसको पुनः आगे बढ़ाने का कार्य माननीय स्वामी प्रसाद जी कर रहे हैं। और हम लोग पूरी तैयारी से, पूरी ताकत से आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी जनता पार्टी के नेतृत्व में तेजी से जुड़ रहे हैं और 2027 में अपना जनता पार्टी तीसरा मोर्चा की सरकार बनेगी, जिससे यहाँ के किसानों, गरीबों, मजदूरों, कुल मिला के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी भाइयों का भला होगा। सर, जैसे अभी आपने किसानों की बात की, किसान हमारे देश के अर्थव्यवस्था के रीढ़ है और उनकी समस्याएं लगातार चर्चा में रहती हैं। तो अगर आपको 3 प्राथमिकता देनी हो किसानों को, तो आप और आपकी पार्टी क्या प्राथमिकता देंगे? सबसे पहली प्राथमिकता हमारी होगी कि वन नेशन वन एजुकेशन। किसान का बेटा जिस स्कूल में पढ़े, उसी स्कूल में मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, डीएम, एसपी सभी के बच्चे उस विद्यालय में पढ़े। जब एक शिक्षा प्रणाली एक देश में लागू होगी तो सबको समान अवसर मिलेंगे। किसानों की उपज का उनके उत्पादन के अनुपात में उनको लाभान्वित मोल दिया जाए। जैसे आज एक सरकारी कर्मचारी है, महंगाई के हिसाब से उसके वेतन वृद्धि होती है, वैसे हमें किसानों की उपज को ध्यान में रखते हुए कि हमारा किसान इतनी लागत लगाया तो उसको कितना मूल्य मिले, जिससे उसके बच्चों की पढ़ाई, दवाई, तमाम प्रकार की खर्चे की जो समस्याएं हैं उसके उत्पादन से पूर्ति हो सके। इससे हम अपने किसानों का भला करेंगे। यही हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी जनता पार्टी आदरणीय स्वामी प्रसाद जी का सपना है। अभी आपने वन नेशन वन एजुकेशन की बात की, तो अक्सर कहा जाता है कि शिक्षा ही हमारी देश के आगे या भविष्य तय करती है। तो आप शिक्षा में क्या बदलाव देखना चाहते हैं? शिक्षा वैज्ञानिक होनी चाहिए, शिक्षा तार्किक होनी चाहिए। कि जैसे हम अपने बचपन काल में कक्षा 2 से लेकर जब भी पढ़ा, तो एक समय था कुछ हद तक उस समय शिक्षाएं विद्यालय में अच्छी दी जाती थी, लेकिन आज बहुत सारे पाठ्यक्रमों में अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, जो हमारे बच्चों को ऐसी शिक्षा से दूर रखना चाहिए। आप बताइए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहीं भी गलत शिक्षण कार्य नहीं दिया जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन विद्यालयों में अंधविश्वास के पाठ्यक्रम जोड़े गए, उनको बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। किताबों में ऐसे ऐसे पाठ्यक्रम लागू किए गए जो हमारे बच्चों के विकास से कोई लेना देना नहीं, ना उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई प्रकार का कोई हित है। तो हमें अपने देश में वैज्ञानिक शिक्षा लागू करना, इससे सबकी बेहतरी होगी, जिससे वैज्ञानिक आविष्कारक पैदा होंगे हमारे यहाँ की तमाम प्रकार की तकनीकी का अनुसंधान होगा, जिससे यह देश तरक्की कर सकता है। बिल्कुल। तो सर, जैसे अगर आपके पार्टी को मौका मिलता है, आपकी पार्टी सत्ता में आती है, तो पहले 1-2 सालों में हम क्या बदलाव देखेंगे? जब हमें यहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में अवसर देगी, तो सबसे पहले हम शिक्षा पर कार्य देखेंगे। शिक्षा एक समान लागू की जाए, संविदा कर्मियों को तत्काल सरकारी नौकरी स्थापित की जाएगी, जो उनके लिए, उनके जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त हो सकती है। दूसरा, इस देश में जो हमारे मेहनतकश किसान, मजदूर या जो भी साथियों के श्रम से उत्पादन होता है, उसका नाजायज खर्च होता है रूढ़िवाद में, अंधविश्वास पे, उस पैसे को हम कल कारखानों के लगाने में लगाएंगे,
जिससे लोगों को उद्योग धंधे मिल सके, नौकरियां मिल सके। दूसरा, अच्छी अस्पतालें बनवाएंगे जिसको मुफ्त इलाज मिल सके गरीबों को। तीसरा होगा किसानों के लिए, जो उनको कम खर्चे में खेती के सामान उपलब्ध कराए जाएं, उनको फर्टिलाइजर या जो भी दवाएं हैं, कीटनाशक हैं, उनको आवश्यकता अनुसार सस्ते दामों पे दी जाए, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश के किसान, मजदूर, बेरोजगार सभी लाभान्वित होंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, सर का विचार पसंद आया है, तो आप लोग हमारे इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।